अंदर ले लेंगे अंदर। ये दीवार की चौड़ाई दिस इज ओरिजिनल भाई अजय इसमें होता यार उधर खड़ दे। परम आदरणीय माननीय श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने पर मुझे गर्व की बात है कि इस माधोगढ़ के किले को एक पर्यटन का रूप देने के लिए हमें आवश्यक दिशा निर्देश मिलने वाले हैं। सभी साहिबान से मेरा निवेदन है जोरदार तालियों के साथ एक बार माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का यहाँ पहुँचने पर जोरदार तालियों से स्वागत। सबसे पहले मैं सर का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साथ में जैसा मैं पहले भी बता दूँ आज वो घड़ी आई बहुत दिन से महेंद्रगढ़ इलाके में कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में आएंगे। मैं अब माधोगढ़ के सरपंच चौधरी मुंशीराम लांबा से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहना करके स्वागत करें। इसके बाद खुडाना के सरपंच ओमपाल सिंह जी, इसके बाद सतनाली बड़े गांव के सरपंच ठाकुर उदय सिंह शेखावत, इसके बाद चौधरी मुंशीराम लांबा माधोगढ़ के सरपंच हैं। आपके पूज्य पिता मेरे ताऊ कृष्णलाल जी 5 योजना इस गांव के सरपंच रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों से। खुडाना के सरपंच ओमपाल सिंह कंवर, सतनाली के सरपंच ठाकुर उदय सिंह शेखावत, खारा के सरपंच अभय सिंह यादव, प्रदेश कार्य वर्षों से इस इलाके की चिंता संभाल सेवा करने वाले आदरणीय श्री रामविलास जी शर्मा इस इलाके में वैसे तो मैं बहुत बार आया हूँ, बहुत पुराना संबंध है। एक महेंद्रगढ़ चौक की एक घटना मुझे आज याद आ रही है। मैं संघ का प्रचारक था, शाम को एक मीटिंग थी यहाँ और वो मीटिंग खत्म हुई 6 बजे। अगले दिन सुबह मेरी मीटिंग थी रोहतक और उन दिनों में बसों का ये प्रवाह नहीं था जैसे आज है। ये सन 1990-91 की बात है। शाम को 5-6 बजे के बाद तो वो बस चलती नहीं थी यहाँ से।
बस ये सब निकल गई। रोहतक मैंने जाना, चौक पर खड़ा हो गया, एक ट्रक वाले को हाथ दिया, उसको कहा भी कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा मैं जमुनानगर जाऊँगा। मैंने कहा रोहतक तो उतार दियो। मैंने कहा ठीक है उतार दूंगा। अपने ट्रक की स्पीड से वो चलता रहा। कलानौर में जाके रुक गया कि खाना खाऊंगा। मैं कहा भाई हमें तो उसमें साथ जाना था, इसलिए जो वैसा चलाएगा वैसे चलेंगे। मैंने खाना खाया, रोहतक आया। मैंने कहा रोक, मैंने उतरना है। रास्ते में बातचीत हुई, कहाँ के रहने वाले? जमुनानगर के, क्योंकि मैं जमुनानगर 6 साल रहा था। मैंने कहा जमुनानगर में कौन से मोहल्ले में रहते हो? कहना जमुनानगर में थोड़ा सा आगे। मैंने कहा थोड़ा आगे, छछरौली है, उसके पास गाँव है। गाँव है। मैंने कहा कहाँ? कि लेता। मैं कहा लेता है कि लेती है? मैंने कहा आप सब जानते हो। मैंने कहा मैं लेता लेती उसके आगे भी जानता हूँ, नगला नगली कि मैं और थोड़ा आगे। मैं कहा मध्यपुरा। कहाँ? मध्यपुरा गाँव। और मध्यपुरा ऐसा गांव था जैसा अपने यहाँ गुलताजपुर है ना, बिल्कुल बॉर्डर राजस्थान पर, ऐसा मध्यपुर हिमाचल के बॉर्डर पर गाँव था। लगा मैं मध्यपुर का रहने वाला। आई गई बात खत्म हुई, ठीक है, उसने बता दिया। जब मैं उतरने लगा तो मैंने कभी किराया? वाह ना जी, मैं आपसे क्यों किराया लूंगा? आपने मेरे गाड़ी में बैठे बैठे मेरे गांव में बता दिया कि मैं आपके गांव गया हुआ हूँ, इसलिए मेरा आपका संबंध तो गांव वाला हो गया, मैं पैसे नहीं लूंगा। तो मैं उस गांव के उस व्यक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि कैसे साफ मन के, अच्छे मन के और एक विनम्रता भाव के लोग इलाकों में रहते हैं। जो मुझे उस दिन दर्शन हुआ, वो दर्शन मुझे महेंद्रगढ़ के इलाके में आके होता है। इस इलाके में भी सुदूर हरियाणा का इलाका है, यहाँ भी पवित्र मन के आदमी सब रहते हैं, शुद्ध मन के रहते हैं। कोई मन में बहुत ज्यादा पैर विरोध, कोई सरकार का दुविधा ये रखते नहीं है। हम भी इस इलाके में जो हमारे से बन पड़ता है इस इलाके के लिए करते हैं। विकास के काम, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, चाहे नांगल चौधरी हो, चाहे अटेली हो, चाहे नारनौल हो, सभी विधानसभा में बराबर हमने कराया। मैं पिछली बार आया था, इसका भी है, खुडाना में गया था, IMT खुडाना घोषित करके आए। फिर मैंने अधिकारियों का मैंने कहा बनाओ IMT। अब उन्होंने कोई अड़चन बता दी कि पंचायती जमीन है, इसको हम किसी को बेच नहीं सकते। अब IMT तो तभी बनाएगी जब लोग फैक्ट्री लगाने वाले आएंगे, सरकार ने अपने आप तो बनानी नहीं है। तो उसकी मैंने स्पेशल मीटिंग बुलाई है कि पंचायत की जमीन HSID से लेके प्राइवेट लोग कैसे वहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, इसकी 6 दिन बाद मेरी मीटिंग। उस मीटिंग में ये फैसला करा दूंगा कि वहाँ IMT बढ़नी चाहिए और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस इलाके के लोग भी उसमें रोजगार करें, कोई अपना छोटा उद्योग लगाए। बेरोजगारी आखिर एक 7-8% बेरोजगारी है। ये जो कांग्रेस के लोग उल्टा सीधा बोलते हैं ना, कभी 26%, फिर 35%, फिर 45%। मैंने कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन आपको हो गए 100% बेरोजगारी, उस दिन इंतजार कर रहा हूँ। तो ऐसी मनगढ़ंत बातें करते हैं। हमारा एक परिवार का हिसाब लगाया हुआ है कि किस परिवार में कितने लोग बेरोजगार हैं। हमने परिवार पहचान पत्र में सब परिवार के लोगों का डाटा दिया, रजिस्टर किया। 65 लाख परिवार हैं जिनका डाटा हमको मिल चुका है और उस 65 लाख में सबका पता लग गया कि कौन नौकरी करता है, कौन फौजी है, कौन एक्स फौजी है, कौन है, कौन स्कूल में जाता है, बच्चा है। तो अब बच्चों को थोड़ी आप उस गिनती में गणोगे। 60 साल की उम्र के लोग रिटायर्ड हैं, पेंशन ले रहे हैं, सरकार भी देती है, अब उनको बेरोजगारी थोड़ी गिनोगे। बेरोजगार में तो 18 साल से लेकर 60 साल तक जो लोग काम नहीं करते उनको गिनोगे। वो है हमारे यहाँ 7-8 लाख। इस साल हमने 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात तय की। ये जो अगला मार्च तक का साल है, हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं। घर घर अधिकारियों को भेजना शुरू किया है कि जो 1 लाख रुपए से नीचे जिनकी आमदन है परिवार की, उनके घर में आमदन बढ़ाने के लिए कुछ भी एक आदमी को कराओ। वो कोई दुकान कर सकता है, कोई छोटा उद्योग लगा सकता है, कोई स्किलिंग के बाद कोई नौकरी कर सकता है, प्राइवेट नौकरी कर सकता है। हाँ, सरकारी उसी को मिलेगी जिसकी मेरिट हो। और उस मेरिट के कारण से इस इलाके को जितना लाभ हुआ है शायद किसी इलाके को हुआ होगा। इस इलाके में अब वो चीज़ नहीं है कि आप आगे पीछे घूमोगे किसी के कि मेरी पर्ची पकड़।
और मुझे नौकरी दिलवा दे, पैसे ले ले नौकरी दिलवा दे, कुछ नहीं होगा। जो शुद्ध मेरिट पर आएगा, ज़्यादा नंबर वाला आएगा उसको, या फिर जिसके घर में कोई भी नौकरी नहीं है उसको 5% अलग मिलेंगे, ताकि उसमें से एक आदमी को सहायता हो जाए। कांग्रेस के टाइम पर आपने देखा तमाशा, वो ठीक था कि आज ठीक है? इस इलाके में कुछ गरीब परिवारों के भी बच्चे बिना किसी सिफारिश के पैसे के लगे कि नहीं लगे? बहुत लगे। अभी अलनाबाद कल एक गांव का मैंने वीडियो देखा, डंडूर गांव है, वो कहते हैं हमारे छोटे से गांव के 45 बच्चे इन 7 सालों में नौकरी लगे, 45 बच्चे, और उससे पहले कोई पूछता नहीं था। तो इसलिए मित्रों हम काम बहुत कर रहे हैं। अब आज का विषय मैं बताता हूँ सिर्फ कि मन में बहुत दिनों से विचार था, बहुत सालों से सुनते आ रहे थे, माधोगढ़ किला, दोस्ती का पहाड़, वहाँ चमन ऋषि का मंदिर बना हुआ है, लोग श्रद्धा से जाते हैं, यहाँ भी लोग घूमने वाले आते हैं, लेकिन इनका विकास नहीं हुआ। पहले तो हमने यहाँ ये रानी का महल जिसमें हम बैठे हैं, इसका काम शुरू हो गया नहीं? कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? 9 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है रानी का महल किला, ताकि एक अच्छा कोई स्थान बन जाए, लोग आने जाने वाले, घूमने फिरने वाले आए, क्योंकि टूरिस्ट आता तो इलाके के लोगों की आमदन बढ़ती है। किसी को छोटी दुकान बनाने का मौका मिलेगा, किसी को कोई वाहन चलाने का मौका मिलेगा, किसी को और उनका गाइड बनने का मौका मिलेगा, सरकारी जब व्यवस्था बनेगी तो उसमें भी कुछ लोगों को काम मिलेगा, होटल ढाबे खुलेंगे तो उनमें भी नौकरी मिलेगी, तो इलाके के लोगों को काम मिलता है। अब इसके बाद अगला, हाँ, रानी का तालाब वो बना कि नहीं बना? वो रिस्टोर कर दिया सर। उस पर कितने पैसे लगे? ये सारा 9 करोड़ सारे प्रोजेक्ट सारा तो, और जो महल है राजा का महल, फोर्ट का भी काम आगे शुरू नहीं हो पाया सर, क्योंकि उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। वो डीसी साहब, रेवेन्यू अथॉरिटीज को करना पड़ जाती है, क्योंकि उसमें प्लॉट वॉट कुछ करते हैं। नहीं, वो देखिए सरकारी काम है, जब तक डिस्प्यूट क्लियर नहीं होगा तब तक संभव नहीं होता करना। इसलिए अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको मिल करके, कौन डिस्प्यूट कर रहे हैं उनके साथ निवेदन करो, कहो कि भाई इस मामले को हल करो ताकि इसको जल्दी जल्दी काम को कराएं। जब तक डिस्प्यूट हल नहीं होगा तब तक सरकार में लगाती है। ये कारण है उसका, कल को कोर्ट में को जाकर खड़ा हो जाएगा, मेरा अधिकार था जी, सरकार ने छीन लिया। सरकार तो न्याय देती है, जिसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए कोई डिस्प्यूट है उसको खत्म कराएं, फिर राजा महल उसका भी जो उसका सारा फोर्ट है उसका, हाँ, फोर्ट जो किला, तो उस किले के ऊपर भी काम कराएंगे। और यहाँ तो पहाड़ी है चारों तरफ, ट्रैकिंग के रूट्स बहुत बढ़िया बन सकते हैं। जो टूरिस्ट आएगा ट्रैकिंग के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लोग नौजवान होते हैं, उनको बड़ा शौक होता है। यहाँ जो नौजवान खड़े हैं, ट्रैकिंग का शौक होता है कि नहीं होता? ये मीडिया वाले भी बताएं, है कि नहीं शौक लोगों को ट्रैकिंग का? मीडिया वाले ट्रैकिंग करते हैं, यही ट्रैकिंग करते हैं। तो इसलिए हर प्रकार के ऐसे विकास के लिए, अब पानी का मामला इस इलाके में हमने बरसात का पानी खूब इस इलाके में भेजा। नहरों का पानी जो हमारे पास एक्स्ट्रा होता था भेजते हैं, ताकि यहाँ बावड़ी तालाब भर जाए और पानी नीचे जमीन में जाए, ताकि उसका लेवल ऊपर उठ जाए पूरे दक्षिण हरियाणा में। और अब तो लास्ट जेल तक पानी पकाने का काम ये हम कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को निवेदन है कि इसमें हमारा सहयोग भी करें, माइक्रो इरिगेशन, उस सूक्ष्म सिंचाई पर आए। और जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो फिर विकास नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने वाक्य कहा ना, सबका साथ सबका विकास, और फिर सबका विश्वास सबका प्रयास। प्रयास भी सबका चाहिए, कोशिश भी सबकी चाहिए। सब मिल करके जब तक नहीं करेंगे तब तक जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, जो हमें चाहिए, वो निकल नहीं पाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप सब मिल करके साथ खड़े हो। और भाई एक वो कसर होती है छोटी सी, जिसको कहते हैं बाजीगर वाली कसर। पिछली बार बाजीगर वाली कसर आपने छोड़ दी, अगली बार ये ना छोड़ना। क्या समझे? समझ गए? तो इस बात की हाँ तो करो, तो अगली बार ये कसर नहीं छोड़नी। हाँ, तो भी जो हुआ सो हुआ, आगे ठीक करो। अभी भी जो आपके इलाके के काम होंगे, जैसा रामविलास जी यहाँ आपको बताएंगे या इनकी टीम में से कोई भी आके बताएगा, वो पूरे काम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।